टोक्यो इज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फ्रॉम जियोटेक्निकल व्यू पॉइंट। चूंकि बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं बिल्डिंग्स, तो दे लिटरली स्वे लाइक दिस, तो वो आपको 14वें फ्लोर पे यही लगता है कि एक रोलर कोस्टर राइड मिल रही है। हम ऑरेंज लाइन मेट्रो कंस्ट्रक्ट करते हैं और 75 मीटर डीप हम उसके लिए फाइल्स करते हैं। बुर्ज खलीफा इज 47 मीटर डीप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असीब ताज है, मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ और आज हम यूडी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक प्रोफेशनल डॉक्टर इरफान बैठे हुए हैं। इन्होंने अपना बैचलर्स यूटी लाहौर से किया सिविल में, मास्टर्स यूटी लाहौर से किया जियोटेक में, फिर पीएचडी और पोस्ट डॉक किया यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से। वहाँ पे काफ़ी उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद फैकल्टी रहे यूटी लाहौर में। हमारे साथ अर्बन ड्वेलिंग में जियोटेक्निकल कंसल्टेंसी यही संभाल रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे यूडी के बारे में और उसकी जियोटेक्निकल की चीज़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच। पहले तो अभी इससे पहले आप मुझे बता रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में जब आप पढ़ रहे थे तो आपको फील हुआ अर्थक्वेक और वो सारा, वो मुझे बताएं कि टोक्यो क्योंकि लैंड में बहुत छोटा है तो उसके अंदर जियोटेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। टोक्यो इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फ्रॉम जियोटेक्निकल व्यू पॉइंट, और उसकी दो वजह हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आपने कहा कि उनका लैंड उनके पास बहुत कम अवेलेबल है और उसकी वजह से दे हैव टू गो वर्टिकल बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी टोक्यो की इज़ अमंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। द अदर थिंग इज़ कि एक तो ये कि वो बहुत टॉल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बट द अदर थिंग इज़ कि बिकॉज जापान इज़ लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ फायर एज वी कॉल इट, उसमें हाई साइज्मिक जोन में ये लोकेटेड है, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं और आप बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि उन बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और जियोटेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस करना और उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। कितना अरसा थे आप टोक्यो में? आई वाज देयर फॉर अराउंड 4 years। कोई अर्थक्वेक का आपने एक्सपीरियंस किया? कोई, आप ये पूछें दिन में कितने एक्सपीरियंस करते थे, और इनफैक्ट इट वाज वेरी, अच्छा इतना कॉमन है वहाँ? इट्स वेरी कॉमन। इट वाज आई यूज्ड टू लिव ऑन द 14th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, और जब जलजला आता था और बिल्डिंग्स पाकिस्तान की तरह हम वहाँ पे इतना ओवर डिजाइन चूंकि नहीं करते, तो बिल्डिंग्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। यहाँ पर तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको इतना रीइंफोर्स कर देते हैं कि बिल्डिंग्स बहुत रिजिड होती हैं। वहाँ पे चूंकि बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं बिल्डिंग्स, तो दे लिटरली स्वे लाइक दिस, एंड व्हेन दे आर स्वेइंग तो वो आपको 14वें फ्लोर पे यही लगता है कि एक रोलर कोस्टर राइड मिल रही है फ्री की। दैट्स द थिंग। और इसमें एक और ये कंपोनेंट आ जाता है कि बिकॉज जापान में वॉल्केनिक एक्टिविटी हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा रही है, तो जो सॉइल स्ट्रेटा वहाँ पर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट इन नेचर। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ जियोटेक्निकल चैलेंजेस दैट यू फेस देयर कि आपके पास वॉल्केनिक डिपॉजिट्स हैं, हाई साइज्मिक जोन है और बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं। तो दीज आर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू सी इन जापान। अच्छा, हम अर्बन ड्वेलिंग के बारे में बात करते हैं। अभी हम साइड से होके आए हैं, तो आप हमें ये बताएं कि यूजुअली हम ये कहते हैं अपने क्लाइंट्स को भी कि हमेशा एक डेवलपमेंटल रिस्क एक चीज़ होती है, हर बंदा थोड़ा सा रिस्क लेते ही है, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जियोटेक्निकल के लिहाज से क्या चैलेंजेस हैं अर्बन ड्वेलिंग में? Urban dwellings is a very interesting project from the geotechnical viewpoint. It's very interesting for me, but it's a very challenging project as well. उसको अगर हम simple words में explain करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से है कि it is being constructed on kind of an artificial hill. आप अगर इसकी Google Earth की historical imagery भी उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पहले यहाँ एक पहाड़ हुआ करता था, और उसके बाद वक्तन जैसे जैसे इस एरिया को डेवलप किया गया तो उस पहाड़ को काट कर जगह को हमवार बना दिया गया, और अब वो एक प्लॉट है जहाँ पर हम अपना ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। अब पहाड़ को काट कर कुछ बनाना कुछ अनयूजुअल नहीं है। आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, आपकी जितनी रोड्स जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो पहाड़ों को काट कर ही बन रही हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि जिस एरिया को आपने कटिंग की है वो कैसा है, और दूसरा ये कि आपने कुछ जगह पे आपको फिलिंग भी करनी पड़ती है। तो जियोटेक्निकली स्पीकिंग जिस एरिया को तो आप कट करते हैं तो ऊपर आमतौर पे थोड़ा सा लूज मटेरियल होता है, तो वो लूज मटेरियल कट जाता है, नीचे से आपका स्ट्रॉन्ग मटेरियल निकल आता है, तो कटिंग वाला एरिया तो आमतौर पर बड़ा अच्छा मटेरियल हुआ करता है। लेकिन जो फिलिंग वाला एरिया है वो आपके लिए डिफिकल्ट चैलेंजेस प्रपोज करता है, क्योंकि आप उसको खुद फिल करके जो नेचर ने
ओवर सेंचुरीज एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के प्रोसेस से जो उसको डिपॉजिट और कॉम्पैक्ट किया होता है वो ह्यूमनली पॉसिबल इतना ज़्यादा नहीं होता। तो वेरी इंटरेस्टिंगली हमारा अगर बिल्डिंग का फुटप्रिंट एरिया देखें तो उसका कुछ पार्ट कटिंग में आ रहा है और कुछ पार्ट फिलिंग के अंदर आ रहा है। सो दैट पोज अ वेरी इंटरेस्टिंग जियोटेक्निकल चैलेंज फॉर अस कि इसका फाउंडेशन सिस्टम आप किस तरह का डिज़ाइन करेंगे जो कि ना सिर्फ सेफ हो बल्कि साथ साथ इकोनॉमिकल भी हो। बिकॉज एज आई वाज टेलिंग यू, अभी जैसे हम टोक्यो की एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, इस तरह के चैलेंजेस बहुत कॉमन हैं जो दुनिया के अंदर आते हैं और जिनके साथ डील किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर उसका एक तरीकाकार सोचा जाता है और वो ये सोचा जाता है कि चीज़ के अंदर को इतना ज़्यादा रीइंफोर्स कर दिया जाए कि वो सेफ हो जाए। बट दिस इज समथिंग विच इज नॉट डन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड उसको सेफ्टी के साथ इकोनॉमी भी देखी जाती है। तो वो एक इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स दैट वी आर ट्राइंग कि जिसको हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर एग्जीक्यूट करें। अगला सवाल मेरा यही था कि फिलिंग की ज़मीन आ गई तो यूजुअली क्या सॉल्यूशंस होते हैं और अर्बन ड्वेलिंग में हम क्या सॉल्यूशंस सोच रहे हैं या क्या करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें दो पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स राइट नाउ दैट वी सी जो जियोटेक्निकल व्यू पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चूंकि हम एक पहाड़ के ऊपर बन रहा है तो हमारा जब हमें अपनी बिल्डिंग के लिए एक्सकवेशन करनी पड़ेगी तो हमें कुछ एक वॉल बनानी पड़ेगी, एक शोरिंग वॉल बनानी पड़ेगी जिसकी साइड से अभी हम होकर आए। तो उस शोरिंग वॉल में जब हम साइड के ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो एक हिस्सा जहाँ पे कटिंग वाला है वहाँ की सॉइल कुछ मुख्तलिफ है और एक हिस्सा जहाँ की फिलिंग वाला है वहाँ की सॉइल मुख्तलिफ है। तो जो शोरिंग वॉल का डिज़ाइन किया गया है वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए किया गया है कि कटिंग के एरिया में और फिलिंग के एरिया में अकॉर्डिंग टू द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स देयर उस लोड को सस्टेन किया जा सके जहाँ पे और उसको सेफ्टी को किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना हो सके वाइल कीपिंग इकोनॉमी इन चेक एज वेल। बट जो फाउंडेशंस के लिए हम प्लान कर रहे हैं दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ अ ग्लोबल नॉर्म। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो इतना ज़्यादा किया नहीं जाता। मेरे इल्म में कम से कम सिर्फ 4 या 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिनमें आज तक ये प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई और वो भी फॉरेन कंसल्टेंट्स आके करते हैं। बट वी प्लान टू डू दैट थिंग हियर फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंटेड पायलट टेस्ट। अब इंस्ट्रूमेंटेड पायलट टेस्ट क्या होता है कि नॉर्मल प्रैक्टिस ये है पाकिस्तान में जियोटेक्निकल प्रैक्टिस कि हम बोरहोल्स करते हैं, उनके अंदर एसपीटीज लगाते हैं और उनको कुछ फार्मूलाज यूज करते हुए एसपीटी तो हमें ज़बानी याद, बिल्कुल एसपीटी हम तो वो एसपीटी करते हैं और कुछ फार्मूलाज लगा के हम पाइलों की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। वो जो पाइलों की कैपेसिटी निकालते हैं उस पाइलों की कैपेसिटी के ऊपर फिर हम पायलट टेस्ट करते हैं और वो पायलट टेस्ट आम तौर पर इतने ज़्यादा ओवर डिज़ाइंड होते हैं कि जब पायलट टेस्ट किया जाता है तो 10-15 मिलीमीटर से ज़्यादा सेटलमेंट उसमें होती ही नहीं है। लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आपने जब भी कभी कोई पायलट टेस्ट करना है तो उसके अंदर आपको सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स लगाने हैं। वो सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स कर क्या रहे होते हैं कि आप पायल के ऊपर जब लोड लगा रहे हैं तो वो ये बता रहे होते हैं कि असल में पायल की स्किन फ्रिक्शन कितनी मोबिलाइज हुई है, कितना लोड हकीकत में इस पायल से आसपास की सॉइल के ऊपर जा रहा है और सॉइल कितना रिएक्शन दे रही है। अब अगर आपको वो हकीकत की स्किन फ्रिक्शन और एक्चुअल टिप रेजिस्टेंस पता चल जाए तो आप अपने डिज़ाइन की सेफ्टी को भी सही मानों में एश्योर कर सकते हैं और आप उसकी इकोनॉमी को भी सही मानों में एश्योर कर सकते हैं। और इसकी मैं एक एग्जांपल जो आपसे कुछ देर पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था वो उसकी एक एग्जांपल ये है कि जस्ट बिकॉज हमारी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस इतनी आउटडेटेड हैं उसकी वजह से वी वर टॉकिंग अबाउट बुर्ज खलीफा फॉर एग्जांपल। अब बुर्ज खलीफा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। इट्स वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, 838 मीटर्स टॉल। मतलब आप अगर सादा जुबान में गए तो तकरीबन 1 किलोमीटर आसमान की बुलंदी तक हो जाती है। तो अगर आप सोचने बैठे कि यार इस 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग के नीचे जो फाउंडेशंस हैं वो किस तरह की हैं, वो कितनी डीप उन्होंने उनको ज़मीन में गाड़ा होगा कि वो बिल्डिंग का लोड ले सकें। तो आम आप अगर सिर्फ उसको ख्याल करें तो आपको लगेगा कि यार 1 किलोमीटर है तो कोई आधा किलोमीटर तो जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं। कम से कम 700 मीटर तो होगा। बिल्कुल। तो आप अगर उसके बारे में कुछ पढ़ें तो आपको पता हो चलेगा कि द फाउंडेशन सिस्टम दैट दे डिजाइन्ड देयर वाज ओनली 47 मीटर्स डीप।
So it's so interesting. आप 838 मीटर टॉल जाते हैं और आप सिर्फ 47 मीटर डीप डेप्थ के अंदर उसके सारे लोड को, उसके सारे लेटरल थ्रस्ट को, सबको आप मैनेज कर लेते हैं. और वो कैसे किया जाता है? 47 तो मतलब इन जियोटेक्निकल टर्म तो कुछ भी नहीं है ना. वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है. और इधर की बिल्डिंग्स कुछ ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती हैं जो यहाँ तक चला जाता है. मैं एक उसकी एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि आई नो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल, सॉइल में फर्क होता है, बाकी चीज़ों में फर्क होता है, बट स्टिल हम ऑरेंज लाइन मेट्रो कंस्ट्रक्ट करते हैं और 75 मीटर डीप हम उसके लिए फाइल्स करते हैं. और ऑरेंज लाइन मेट्रो की 75 मीटर डीप. यस, और हम बुर्ज खलीफा इज 47 मीटर्स डीप. सो आई नो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, उसमें लोड्स के कुछ फर्क हैं, कुछ आपकी सॉइल स्ट्रेटा में फर्क है, बट स्टिल अगर हम बाकी बहुत सी चीज़ों को इग्नोर भी कर दें तो स्टिल जो लेवल ऑफ हमारी जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस है वो चूंकि हमने इम्प्रूव नहीं की, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत पीछे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं. तो और इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि इसमें हम ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि सेफ्टी को भी एश्योर कर सकते हैं. जब हम वो पाइल के ऊपर लोड टेस्ट कर रहे हैं उसमें सेंसर्स लगा के, तो हमें एक्चुअल लोड जो ट्रांसफर हो रहा है वो पता चल जाएगा. और विद दिस जो आपने एक्चुअल क्वेश्चन मुझसे किया था कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम कैसे कर सकते हैं, मेरे ख्याल में इस तरह के इंस्ट्रूमेंटेड पायलट टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस तरह की चैलेंजिंग साइट के ऊपर, क्योंकि इट्स एन अनयूजुअल साइट, आधा प्लॉट कटिंग में, आधा प्लॉट फिलिंग में. तो जब तक हम इन दोनों एरियाज के अंदर चंद इंस्ट्रूमेंटेड पायलट टेस्ट ना करें तो हमारे पास बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आना मुमकिन नहीं है, जिसके बाद ही हम ये कह सकते हैं हकीकी मानों में कि हमारा प्रोजेक्ट सेफ भी हो गया है और इकोनॉमिकल वे में हमने सेफ्टी को अश्योर भी कर लिया. इनफैक्ट फन फैक्ट ये है कि मगरिब के टाइम पे अफ्तारी जो है वो जो ऊपर वाला बंदा होता है उसका डिफरेंट टाइम होता है, नीचे वाला डिफरेंट होता है. तो क्योंकि ऊपर वाले को सूरज उस टाइम दिख रहा होता है, इतना ऊंचा होता है, अगर उस लिफ्ट से नीचे आ जाए तो जल्दी अफ्तारी हो जाएगी. एग्जैक्टली. और चीज ये भी होती है कि सुपर स्ट्रक्चर चूंकि आपको दिखना होता है तो एवरीवन फील द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट. और जियोटेक्निकल चूंकि जमीन से नीचे रह जाता है और आपको नजर नहीं आता, तो पीपल थिंक दैट इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, बट एक्चुअली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके बिल्डिंग्स के अंदर बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसकी वजह से. सो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर. अक्सर हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की वो कभी नेशनल जियोग्राफिक वगैरह के ऊपर वो एनिमेशन देखते हैं तो बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे वो पाइलिंग काफी डीप हुई होती है, लेकिन वो बस दिखती नहीं है. तो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है. अच्छा जी, आखिर में डॉक्टर साहब आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपका एक्सपीरियंस डाओ के साथ कैसा है ओवरऑल? सो फार इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस. जो सबसे अच्छी और बड़ी अमेजिंग चीज़ मुझे लगी दाव के साथ वो ये कि इट्स जो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जो बिकॉज ऑब्वियसली सिंस आई एम वर्किंग विद यू गाइज, और उसमें आप यू गेट टू सी द इंटरनल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें जो ट्रांसपेरेंसी मैंने देखी दैट्स नॉट वेरी कॉमन एटलीस्ट इन पाकिस्तान. So I think that's the biggest plus point, and the very progressive and a young team, which is another huge plus. Or just because they are progressive, so I see that they are very open to look at the new ideas और उनको adopt करना. So I think it's a very positive experience. Thank you डॉक्टर साहब, थैंक यू. और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, प्रॉब्लम्स भी हम अपने बताते हैं, डिलेज भी हम अपने बताते हैं, प्राइसेस भी अपने बताते हैं, कमीशन भी अपने बताते हैं. तो आप लाजमी हमारी साइट विजिट करें. इट्स एन अमेजिंग साइट, बहुत अच्छे व्यूज हैं. अर्बन डवेलिंग लाजमी विजिट करें. जो भी चैलेंजेस हैं हम उनको मैनेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम शाम सब चल रहा है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.